नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमित शाह की ईडी ने आज छापों का नया पैमाना तय कर दिया है। अभी तक जो ईडी थी वो अपोजिशन पार्टियों का पैसा जब्त कर रही थी, फाइनेंशियल पाइपलाइन तोड़ रही थी, लेकिन आज ईडी ने अपोजिशन पार्टीज के इलेक्शन डाटा, उम्मीदवारों की लिस्ट, इलेक्शन रणनीति कैसे होगी उसकी फाइलें ये भी जब्त करना शुरू कर दिया है। यानी जो काम इंदिरा गांधी इमरजेंसी में कर रही थी उससे 2 कदम आगे अब मोदी और शाह कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगला सबसे बड़ा चुनाव देश का वो पश्चिम बंगाल में है, जहां बीजेपी और टीएमसी की सीधी फाइट है। लिहाजा अमित शाह की जो टीम थी, ईडी की टीम थी, स्पेशल स्क्वाड था, वो आज कलकत्ता में ममता बनर्जी के दीदी के पॉलिटिकल कंसल्टेंट, राजनीतिक सलाहकार के दफ्तर पहुंचा। अब निशाना तो बैंक के खाते थे, इनकम टैक्स के रिटर्न थे, लेकिन ईडी वहां कुछ और ढूंढने लगी। उस पॉलिटिकल कंसल्टेंट के दफ्तर में ईडी की नजर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के इलेक्शन डेटा पे थी, फाइलों पे थी, जहां पर कैंडिडेट की लिस्ट थी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और किस सीट पर क्या स्ट्रेटेजी होगी। ये जो दस्तावेज थे, ये जो फाइलें थी, ये जो पेन ड्राइव और लैपटॉप में जानकारी थी, उसे हत्याना शुरू कर दिया ईडी ने। अब दोस्तों, जैसे ही ममता बनर्जी की पुलिस को इस छापे की खबर लगी, सीधे डीजीपी का फोन ममता बनर्जी के पास गया और पल भर में ममता बनर्जी का काफिला पहुंच गया मौके वारदात पे। और वहां राजनीतिक सलाहकार जो उनके थे, प्रतीक जैन, उनके दफ्तर में जहां पर फाइलें खंगाली जा रही थी, ईडी जहां फाइलें खंगाल रहा था, ममता बनर्जी ने उन फाइलों को छीनना शुरू कर दिया। और वहां पर एक जबरदस्त ड्रामा हुआ। एक मुख्यमंत्री अपने पार्टी की इलेक्शन डेटा छीन रहा है और दूसरी तरफ ईडी के लोग भी छीना झपटी में लगे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ममता बनर्जी वहां से कुछ फाइलें लेकर बाहर आई और एक जबरदस्त ड्रामा आज पूरे देश ने देखा। अब दोस्तों, ममता बनर्जी जब अपने पर आती हैं तो फिर शेरनी का रूप ले लेती हैं, और आज बंगाल टाइगर्स के रूप में वो थी। जिस तरह से उन्होंने छीना झपटी करी, हिम्मत दिखाई, ईडी वाले भी घबरा गए कुछ समय के लिए। और ममता बनर्जी जब कुछ फाइलें बाहर लेके आई तो उन्होंने कहा सीधे माइक पर, वहीं मौके पर, कि ईडी इस छापे के बहाने उनके चुनावी रणनीति, कि ईडी इन छापों के बहाने उनकी चुनावी रणनीति की फाइलें उठाकर ले जा रही थी। उनके सीक्रेट्स, चुनाव के जो सीक्रेट्स थे, जो प्लानिंग थी, वो सब उठा के ले जाकर अमित शाह को देने जा रही थी। और तब ममता बनर्जी ने सीधे सीधे मोदी को ललकार दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर मोदी, अपने गृह मंत्री को, और उन्होंने अंग्रेजी में वर्ड यूज किया, नॉटी एंड नेस्टी, शरारती गृह मंत्री को, इस गृह मंत्री को कंट्रोल करो, अमित शाह को कंट्रोल करो। अगर ये हरकतें जारी रहीं तो अंजाम बुरा होगा। सुनिए ममता बनर्जी को, सुनिए। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य, इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? अब दोस्तों, ईडी के निशाने पर आज चुनावी सलाहकार कंपनी आईपैक थी। अब ये जो आईपैक कंपनी है, ये दरअसल ममता बनर्जी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनाव में हर तरह की मदद करती है। पहले यह काम जो है वो प्रशांत किशोर देखते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर क्योंकि राजनीति में उतर गए हैं तो ये काम आईपैक की तरफ से प्रतीक जैन देखते हैं। अब ये जैन साहब करते क्या हैं? ये कंपनी ममता बनर्जी को बताती है कि भाई किस सीट से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, किन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाए, किस विधायक का टिकट काटा जाए, किस विधायक का टिकट ना काटा जाए, हर सीट पर रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या होगी ममता बनर्जी की, किन मुद्दों को उठाना होगा, किन मुद्दों को नहीं उठाना होगा, बीजेपी की कहाँ क्या काट करनी होगी। इस तरह के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वो तैयार करती है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं 70-80% उस पर रिलाई करते हैं। तो एक तरह से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, चुनाव की रणनीति की सारी सामग्री, सारा खेल इसी दफ्तर में था, प्रतीक जैन के यहाँ था। कुछ घर पे था, कुछ दफ्तर पे था।
अब ईडी ने क्या किया? ईडी ने आरोप लगाया कि साहब ये जो कंपनी है आईपैक, इसको ममता बनर्जी जो पैसा दे रही हैं वो पैसा हवाला का है, वो पैसा हवाला के जरिए इसको दिया जा रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस बना दिया और मनी लॉन्ड्रिंग के बहाने चुनाव के ठीक मुहाने पर छापा डाल दिया। लेकिन आपको पता है मकसद तो कुछ और था। मकसद था इलेक्शन डाटा, ममता बनर्जी का जो सीक्रेट ब्लूप्रिंट था चुनाव का, उसको हथियाना था और आगे बढ़ाना था। अब जान लेते हैं कि किस नेचर के डॉक्यूमेंट्स वहां पर थे आईपैक के दफ्तर पे। नंबर 1, अब ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ये जो इलेक्शन होने जा रहा है मार्च अप्रैल में, उससे रिलेटेड एक पूरी प्लानिंग तैयार करी थी। कई दिनों में ये प्लानिंग तैयार करी गई थी आईपैक के साथ, कई मीटिंग्स हुई थी और वो डॉक्यूमेंट सारा तैयार हो चुका था। वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज, आप कह सकते हैं कि चुनाव का ब्लूप्रिंट, वो आईपैक के दफ्तर में रखा हुआ था, पेन ड्राइव की शक्ल में, कुछ लैपटॉप में था। पॉइंट नंबर 2, अब इस दफ्तर में आईपैक ने सिर्फ चुनाव की रणनीति ही तैयार नहीं की थी, उसी की फाइलें नहीं थी, वहां पर सीटवार उम्मीदवारों की सूची, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा और क्या क्या लोकल इश्यूज हैं सीट वाइज, ये सारा कुछ सीक्रेट वहां पर था। अब नंबर 3 पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईडी यूं तो ये जो छापे आज डाले गए थे आईपैक पर, वो उनके बैंक के स्टेटमेंट्स, बैंक के खाते, बैंक से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स लेना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं असली निशाना, हिडन एजेंडा जो था, वो ममता बनर्जी का इलेक्शन डेटा निकालना था, उस तक हाथ पहुंचना था। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो दस्तावेज हैं जिसमें ममता की सारी रणनीति थी चुनाव की, इस बार की, अल्टीमेटली वो अमित शाह की मेज तक पहुंचाई जाती, यानी अमित शाह को वो दे दी जाती। अब दोस्तों दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि साहब वो तो सिर्फ और सिर्फ हवाला का पैसा, उसकी सिरे को ढूंढने के लिए, उसके सबूत ढूंढने के लिए कि जो कोयले की दलाली से हवाला का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसके सिरे को तलाशने के लिए, उसके सबूत तलाशने के लिए आईपैक के दफ्तर पहुंचे थे, प्रतीक जैन के घर पहुंचे थे। और उन्होंने किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं छेड़ा, यानी इलेक्शन रिलेटेड उन्होंने डेटा नहीं छेड़ा, ये कहना है ईडी का। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। ईडी का ये कहना है कि साहब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब वो छापा डाल रहे थे, उनके छापे में सरकारी काम में बाधा डालने चली आई और कई डॉक्यूमेंट उन्होंने उनसे छीना झपटी हुई। और ईडी जो है अब हाईकोर्ट पहुंच गई है और हाईकोर्ट में ममता बनर्जी को लेकर उसने पिटीशन फाइल की। सवाल इस बात का है कि चाहे हाईकोर्ट हो या बाकी अदालतें हो, ऐसा लोग कहते हैं कि यहां भी जो सिस्टम है कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के हाथ में, इस तरह की बात है। तो क्या अब ममता बनर्जी को फिर से घेरने की कोशिश हो रही है? इस छापों के बहाने ईडी घेरने की कोशिश कर रही है और इसीलिए ईडी जो है वो हाईकोर्ट गई है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर बीजेपी इस लेवल पे, इस स्तर पर उतर आए कि पैसा तो पैसा, अब इलेक्शन का डेटा भी चाहिए, अब इलेक्शन की रणनीति भी चाहिए, यानी पूरा क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाए इलेक्शन का। अमित शाह ये चाहते हैं सब कुछ उनके पास में हो कि अगला जो उनका दुश्मन है वो किस तरह से चुनाव लड़ेगा, उसकी रणनीति क्या होगी, वो फाइल भी उनके टेबल पर होनी चाहिए। अगर ये लेवल है चुनाव लड़ने का दोस्तों, तो फिर बीजेपी से चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब ये छापे हो रहे थे और जिस स्तर पर वहां पर बीजेपी या उसकी एजेंसियां पहुंच रही हैं, ये तमाशा पब्लिक भी देख रही है पश्चिम बंगाल में, और पब्लिक ही वोटर है, पब्लिक को ही वोट डालना है, भले कुछ वोट उनके काट दे एसआईआर के नाम पर। तो पब्लिक देख रही है सारा तमाशा, पब्लिक रिएक्ट भी कर सकती है। इसलिए सवाल यह है कि इस छापे से या जो ये नया लेवल आज शुरू किया ईडी ने, जो नया खेल है, क्या इसका फायदा अमित शाह को मिलने जा रहा है या फिर ये बूमरैंग कहेगा, तीर उल्टा अमित शाह को ही लगने जा रहा है? अब दोस्तों दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। कलकत्ता से सीधे प्रसून आचार्य जुड़ रहे हैं, जो पिछले 38 साल से ममता बनर्जी को जानते हैं। आप कह सकते हैं मौके वारदात से लाइव हैं प्रसून आचार्य कलकत्ता से। और हमारे साथ शीतल सिंह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शीतल सिंह एक्चुअली ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या फिर बीजेपी का खेल हो, उसको बड़ी बारीकी से समझते हैं। शीतल सिंह की भी एनालिसिस सुनिए और प्रसून आचार्य साहब की कुछ ब्रेकिंग खबरें सुनिए।
एक तरह से आप कह सकते हैं पिक्चर जो है पूरी तरह आपकी आंखों के सामने होगी, एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। शीतल जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जहां आज ईडी का छापा था वहां पर ममता बनर्जी के जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रतीक जैन, जो आईपैक से जुड़े हुए हैं, वहां तमाम दस्तावेज थे, कैंडिडेट्स के बारे में थे, पार्टी की स्ट्रेटजी के बारे में थे, पार्टी का एक पूरा ब्लूप्रिंट वहां पर था। और ममता बनर्जी का कहना है कि दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में, ईडी छापे की आड़ में तृणमूल कांग्रेस जो राइवल है, बीजेपी का आर्च राइवल है, सारे चुनावी रणनीति दस्तावेज, सारा प्लान, सीक्रेट प्लान चुनाव का, उस पर हाथ डालने के लिए ये छापा अमित शाह ने कराया। क्या आपको लगता है कि ये जो छापा पड़ा है ममता बनर्जी के पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म पर, क्या जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके सारे सीक्रेट्स, चुनावी सीक्रेट्स छीनना चाहते थे अमित शाह ईडी के जरिए? देखिए, ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो तो ठीक है, वो जहाँ पे हैं उनको कहना ही चाहिए, वो विपक्ष में हैं और ये शक उनको करना चाहिए। लेकिन ईडी को हम लगातार देख रहे हैं और एजेंसियों को देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ विपक्षी सरकारें हैं या विपक्ष है, वहाँ चुनाव से पहले इसके छापे पड़ने लगते हैं। तमिलनाडु में पड़े, कर्नाटक में पड़े, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनको एक जो केस चल रहा था, उस पे नोटिस आ गए थे एकाएक लालू परिवार को। तो हर जगह हम ये देखते हैं और बंगाल में खासकर जुडिशरी का इस्तेमाल, गवर्नर हाउस का इस्तेमाल और अब एजेंसियों का इस्तेमाल, ये हम जो देख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक और खराब चीज़ है। बंगाल में वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये तो बहुत स्पष्ट रूप से लगेगा और मुझे लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया बहुत ज़ोर से होगी बंगाल में। और अगर जी। ये शाह साहब या जो भी बीजेपी का डिस्पेंसेशन है, वो कुछ और सोच रहा हो, तो शायद उसको हासिल नहीं होगा और जैसा आज हुआ, ममता बनर्जी लड़ाकू नेता हैं, वो मौके पे पहुँच गईं और मेरा ख़्याल है कि वो जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो उन्होंने सँभाल भी ली हैं और गैर ज़रूरी कुछ केस-वेस बना लें, वो बात अलग है। जी। लेकिन कुल मिला-जुला के जो लक्ष्य रहा होगा, वो तो हासिल नहीं हुआ। पॉलिटिकली ये बूमरैंग करेगा, ये मुझे लगता है। पॉलिटिकली बूमरैंग रहेगा, उल्टा असर पड़ेगा। प्रसून आचार्य पिछले 30-35 वर्षों से ममता बनर्जी को एक यूथ लीडर के तौर पे ट्रैक कर रहे हैं, पत्रकार के तौर पर। प्रसून जी, आप मौके की वारदात से बहुत नजदीक हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि ममता बनर्जी का ये कहना कि बरैये के छत्ते पर अमित शाह ने हाथ डाल दिया है और अमित शाह ने जानबूझकर एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत उनके इलेक्शन स्ट्रेटजी को छीनने की कोशिश की है। ये जो छापा था, ये मात्र छलावा था। असली मकसद था वो सारे दस्तावेजों को हाथ में लेना, जो जिसकी कई फाइलें ममता बनर्जी ने छीन ली है। क्या आपको लगता है कि एसआईआर पे टकराव हो रहा था, आर पार की लड़ाई हो रही थी, और अब ममता वर्सेस अमित शाह, ये जो जंग है आर पार की, अब ये कहर बरपाने जा रही है, उल्टी भी पड़ सकती है अमित शाह को? नंबर एक पहला जवाब है, उल्टी तो पड़ेगा जरूर। अभी मैं जो पार्टी आईपैक इसमें बीच में थोड़ा संपर्क रखते हैं, हम उसके साथ बात किया है। एक्चुअली ममता बनर्जी भी थोड़ा कूल है, ऐसा नहीं है, जो उसका कुछ डॉक्यूमेंट तो लिया है जरूर, लेकिन उसका कहना है जे अगर कोई जगह ईडी छापामारी करे तो पहले तो कोई ना कोई को, किसी ना किसी को तो नोटिस तो मिनिमम टाइम से तो देना चाहिए। जैसे छापामारी का टाइम है, बड़ा बाजार इलाका में एक बिजनेस, 2 नंबरी बिजनेसमैन के ऊपर छापामारी हुआ और प्रतीक जैन का घर में। तो फिर ऑफिस में सिर्फ 2-3 आदमी थे सुबह का टाइम में, वो भी एकदम मामूली सिक्योरिटी गार्ड। और अभिषेक बनर्जी आज कलकत्ता से करीबन 350 किलोमीटर दूर मालदा में उसका मीटिंग है। ममता बनर्जी का भाई दूसरे जगह पर प्लानिंग था, तो वो लोग सोचा ये खाली हो जाएगा और अचानक छापामारी करके हार्ड डिस्क जो है, लैपटॉप जो है, उसको छीनने का कोशिश किया। ममता बनर्जी को हम करीबन 38 साल से देख रहा हूं, एक ही बार चुनाव फ्रॉम 1988 से लेकर 2025, 38 साल करीब से देख रहा हूं। और ममता बनर्जी एक बार चुनाव एक ही बार हार गया था, 89 लोकसभा चुनाव सीपीएम का पास जादवपुर में। उस रात उसका अपना घर में बिजली भी नहीं था, हम था, ममता बनर्जी था और एक पत्रकार था, लेकिन वो भी निकल गया। जब ऐसा उसके ऊपर हमला होता है, वो शेरनी करके उभरते हैं। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। शीतल जी, इसमें मेरी आईपैक के एक इनसाइडर से बात हो रही थी कुछ ही देर पहले।
मेरी जो बात हुई आईपैक के एक वर्कर से बात हुई जो इस ऑफिस से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे हम्म, बताया कुछ देर पहले छापे के बाद कि हम्म, अमूमन ईडी जब जाती थी तो मनी ट्रेल करती थी, पैसे का करेक्ट। अकाउंट, खाते, इनकम टैक्स। लेकिन उन्होंने ये कहा, सोर्स ने ये कहा, आईपैक के सोर्स ने कहा कि इलेक्शन रिलेटेड जो डेटा था, ममता के उम्मीदवारों की जो सूचियां थी, कौन चुनाव लड़ सकता है और तमाम सीक्रेट से चुनाव को लेकर जो जी, इलेक्शन डेटा है उसको ईडी क्यों वहां से जब्त करना चाह रही थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ईडी इलेक्शन डेटा को क्यों जब्त करना चाहिए, उसको तो मनी डेटा करना चाहिए जब्त। ऑब्वियसली पहली बात तो ये है कि चुनाव ना हो के पहले ईडी को कभी नहीं इन सब चीजों में इस तरह से पढ़ना चाहिए। ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट्स हो, ये शर्मनाक बात है। ये इन लोगों को मतलब इन्होंने हद कर दी है, नाक कटा ली है। कई बार कोर्ट्स इनको कह चुके, इनका रिकॉर्ड बताता है कि ज्यादातर विपक्षी दलों के यहाँ छापे मारते हैं, और अब ये ठीक चुनाव से पहले ये सब कर रहे हैं, तो इसमें तो बिल्कुल सबको ही शंका होनी ही चाहिए। और अगर ये बात सही है जो आप बता रहे हैं कि जी। और ऑफिस में आईपैक के ऑफिस में जाने का तो और कोई मतलब हो नहीं सकता। उनके बैंक खाते हैं, उनके ऑपरेशनल हैं, आप उनके डायरेक्टर्स वगैरह के छापे मार रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफिस से ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ आप चुनाव सामग्री बटोरने वहां गए हैं। और अगर वो एजेंसी ऑफिशियली काम कर रही तृणमूल के लिए, हम जानते हैं पिछले चुनाव से, मैंने खुद जी, देखा हुआ है, तो तो आपको क्या निश्चित शक तौर होता पर है आप कि ईडी ये जो चुनाव से रिलेटेड ममता की जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे चुनाव से रिलेटेड, ये अल्टीमेटली अमित शाह के टेबल पे पहुंचते? आपको ऐसा लगता है, ऑब्वियसली शक होता है? ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक है नहीं। इसी तरह से सब ये हर चुनाव में कर रहे हैं। ये बहुत ही बेशर्मी की बात है भाई। आपने एक कोई चीज तो लोकतंत्र में छोड़ी नहीं। कोर्ट्स को आपने करप्ट कर लिया, एजेंसीज को आपने वेपनाइज कर लिया। पूरी लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट में, राज्यसभा में, लोकसभा में कि इतनी बार बीजेपी ने विपक्षी दलों के मामलों में हस्तक्षेप किया है एजेंसियों के जरिए, और ये उसको दिखाने की जगह कह रहे हैं ड्रामा कर रही है। अरे उसकी लिस्ट लेने उसके ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, जो उसका प्रोपेगेंडा संभाल रही है एजेंसी, तो आप वहां क्या करने गए हैं? जी, जी। ईडी माने इन्होंने ऐसा बना लिया, यूएपीए और ईडी का पीएमएलए, इन दो कानूनों के जरिए इन्होंने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंट दिया है भाई। जी। शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि एक तो चुनाव के समय ईडी को छापा नहीं मारना चाहिए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का शक है, आप चुनाव से या तो 2-3 महीने पहले कर लीजिए या चुनाव समाप्त होने के बाद आप कर सकते हैं। दूसरा, छापे के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन डेटा छूने का ईडी को या इनकम टैक्स को हक नहीं है। और ममता बनर्जी ने अगर अपने इलेक्शन डेटा, सीक्रेट डेटा अगर वहां से उन्होंने उठाए या छीने, वो उनका हक है, क्योंकि वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, चुनाव लड़ने जा रही है। एक चीज मैं दादा जानना चाहूंगा, आप तो सारी कंस्टिट्युएंसीज में घूम रहे हैं, चाहे नॉर्थ बंगाल हो, वेस्ट बंगाल हो, कलकत्ता हो। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त भी ममता बनर्जी, उनके हाथ में चुनाव है, ममता बनर्जी लीड कर रही हैं और अमित शाह इस वजह से बौखलाए हुए हैं और इस तरह के छापे पड़ रहे हैं, ममता बनर्जी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी लेना चाह रहे हैं? ये ऐसा ही है जैसे कोई क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है कि हमें क्वेश्चंस पता लग जाएं। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे थे, अब इलेक्शन डेटा भी लीक हो रहा है? और क्या बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से ये बौखलाहट है? दीपक जी, आप मेरा पुराना मित्र है और आपका चैनल से हम पूरा देश में बोलना चाहता जी। हूँ सीक्रेट क्या है। पिछले हफ्ता में जो अमित शाह आया, बीजेपी देखिए यहाँ का रिजल्ट क्या होगा, 2 सर्वे कराया, चाहे शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह से लेके पूरा जो इंटरनल सर्वे आरएसएस और बीजेपी कराया, उसमें पिछले महीने दिसंबर महीने में उसका सीट मोटा तौर पर 80 क्रॉस नहीं कर रहा था। अच्छा, तो 80 फिर सीट। 80 ओनली 80। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी का जो लीडरशिप यहाँ का बंसल है, वो लोग मान नहीं रहा था, तो फिर बोला हिंदू मुस्लिम करके हम लोग सीट बढ़ाएगा। तो अब अमित शाह एक एजेंसी को लगाया गुजरात से आते हुए, वो लोग फिर सर्वे कराया और सर्वे के बाद वो लोग कहा अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया इशू करेंगे तो सीट 110 तक मैक्सिमम जा सकता है, 110, ओके। फार फ्रॉम द मैजिक नंबर 148। हाँ, अमित शाह 148 चाहिए जी। 148 चाहिए। वो ताल कुटीर में अमित शाह ये जो सर्वे रिपोर्ट देख के बहुत खिसिया गया है। और हैरान का बात ऐसा है, बीजेपी को पूछा है जे कितना बूथ पर आपका बूथ कमिटी है, तो उन लोग लिस्ट दिया था 85%। फिर जो गुजरात का जो सर्वे टीम आया, वो बोला ओनली 40% बूथ में उसका बूथ कमिटी है और बीएलए है, 60% बूथ में बीजेपी का कोई कमिटी नहीं है। तो अमित ओके। शाह खुद पूछे
जो इलेक्शन काउंटिंग में कौन जाएगा, ऐसा आपका हालत है। और यहाँ का जो बीजेपी है, पहले लास्ट टाइम 2021 में आपका याद होगा, चार्टर्ड फ्लाइट में दर्जनों टीएमसी का एमएलए को लेके जा रहा था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इस बार उन लोग का स्ट्रेटेजी है किसी को ज्वाइन नहीं कराएगा। एक तो ज्वाइन नहीं कराएगा, दूसरा उसका जो अपना जो 2 सर्वे है, उस सर्वे बुरी तरह फंस रहा है, बुरी तरह हार रहा है। और एसआईआर जो होने जा रहा है, उसका सीट 50 होगा ना 80 होगा, किसी का पता नहीं है। इवन बीजेपी का इंसाइडर बोल रहा है। इसी का डर से एक्चुअली क्या स्ट्रेटेजी है, ममता का कौन कैंडिडेट होगा, उसका ऊपर छापामारी करने के लिए चुनाव का पहले ही ईडी जो है उसका दखल लेने के लिए कोशिश किया है लिस्ट का। चुन चुन करके वही लोगों के पास नोटिस भेजेगा, उसको फिर कटघरे में खड़ा करेगा। यही है उसका स्ट्रेटेजी। दादा कह रहे हैं कि बौखलाहट इस वजह से कि अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे कराया अमित शाह ने, और उसमें सिर्फ 80 सीटों तक बीजेपी पहुंच रही है। और हद से हद अगर कुछ कम्युनल टेंशन हो जाए तो 110, यानी चुनाव हाथ से निकला हुआ अमित शाह का, उसको बाजी को पलटना चाहते हैं। इसलिए ममता बनर्जी के डेटा, इलेक्शन डेटा तक वो पहुंचना चाहते थे। एक चीज शीतल भाई, आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि ईडी ने जो कुछ आज किया कि पॉलिटिकल एडवाइजर के यहाँ आपने रेड डाली, और उस रेड में आप इलेक्शन डेटा, उससे जुड़ी हार्ड डिस्क, उससे जुड़ा लैपटॉप, पेन ड्राइव, ये सब आप अपना कब्जे में करना चाह रहे थे, और ममता बनर्जी ने वो सब छीना। क्या ये जो घटना है, इससे ऐसा लग रहा है कि वाकई बीजेपी बंगाल को हर कीमत पर जीतना चाहती है, और ये जो दांव है अमित शाह का, ये अब उल्टा पड़ने जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी चाल बेनकाब हो गई। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ज्यादा नुकसान हो गया अमित शाह को, आपको लगता है? देखिए, बंगाल जीतने के लिए ही उन्होंने ये सीएए एनआरसी प्लान किया था। इसका इस्तेमाल हो चुका है। इसका असर आसाम में जो भी होना था वो आपने देख लिया। बाद में पता चला कि सब उसमें जो 15-16 लाख लोग ढूंढे गए, उसमें हिंदूज भी बहुत सारे हैं। और जाहिर है कि ये तो 71 के बाद बंगाल से जी कुछ बोल रहे हैं, प्रसून कुछ बोल रहे हैं। हम असम में था, एक्चुअली 19.5 लाख को करके एनआरसी करके नाम हटाया, बेनागरिक किया है, नॉन सिटीजन। उसमें 12.5 लाख, 12.5 लाख इज हिंदू एंड ओनली 6.5 लाख इज मुस्लिम बंगाल। जी जी जी। तो वो बूमरैंग हुआ। और ये सच्चाई है, जब 71 के बाद बंगाल में इन्फ्लक्स आया तो उसमें हिंदू बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। हिंदू मुसलमान दोनों थे बंगाल के दोनों हिस्सों में। उधर ज्यादा मुसलमान थे, इधर ज्यादा हिंदू थे, बस ये डिफरेंस था। खैर, तो वो उस तरह से नहीं चला। अब की बार जो है एसआईआर के जरिए जो करने की कोशिश हुई, इसीलिए पहले बिहार में किया गया कि बंगाल में नाम न लगे कि भाई बंगाल के लिए किया जा रहा है, लेकिन टारगेट उनका बंगाल है। वो बंगाल को जीतना चाहते हैं, तमिलनाडु को जीतना चाहते हैं। अभी पंजाब उस तरह से नहीं है, पंजाब में भी काम कर रहे हैं। ये 3 स्टेट्स हैं जिनका डेमोग्राफी ऐसा है कि उसको जीतना आसान नहीं है, और वहां का सोशल जो करेक्टर ऐसा है। तो इसमें बहुत तरह की रणनीतियां इस्तेमाल हो रही हैं, और बंगाल उनके लिए बहुत बड़ा किला है, क्योंकि वहां 29-30% माइनॉरिटी का वोट है। तो अब इसको करने के लिए या तो इतना कम्युनलाइज हो जाए इलेक्शन कि जो 68-69% हिंदू है उसका 80% पोलराइज होकर बीजेपी को वोट कर दे, 75% वोट कर दे। अगर इतना नहीं करेगा तो जीतना मुश्किल है। इसलिए ये सब चीजें, टेक्टिकल चीजें हो रही हैं, जिसमें लिस्ट मिल जाए कि कौन कौन इनके उम्मीदवार हैं, कौन जीत सकते हैं, कौन हार सकते हैं, उसमें कुछ कर लिया जाए, किसको केस में फंस, ये सब हो रहा है। और ये इसमें हम देख ही रहे, बंगाल में जो उनका हाई कोर्ट है, बंगाल में जो गवर्नर ऑफिस है, और अब एजेंसीज को, हम सेंट्रल एजेंसीज को देख रहे हैं। इन सब को हम इस्तेमाल होते हुए बंगाल के इलेक्शन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में रोल करते हुए देख रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि आज ईडी इस फॉर्म में हमारे आपके सामने। चलिए, ईडी एक नए अवतार के रूप में पेश हुई। 30 सेकंड है प्रसूनदा, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि अब ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी क्या है? एक तो वो धरने पर अभी भी मौजूद है, मौके वारदात पे जहाँ छापा चल रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम अब स्टेज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। फिलहाल स्ट्रैटेजी अब ममता बनर्जी की क्या होगी यहाँ से? देखिए, एसआईआर में जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो किसी का नजर में नहीं आता है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होता है होगा, वो तो चलेगा लंबा, डेरेक ओब्रायन जो केस किया है। लेकिन अभी लोगों का सामने ममता बनर्जी का ऑफिस के ऊपर सीधे हमला और डाटा चोरी, ये पब्लिक का सामने आ गया है। तो लोग जो है गुस्सा में आ जाएगा। ममता बनर्जी के सपोर्टर जो इतना ठंडा में थोड़ा घर बैठ गया था, वो लोग भी सड़क पे आ जाएगा।
मुद्दा मिल गया। और स्ट्रीट सी इज ए ग्रेट स्ट्रीट फाइटर, सब लोग जानते हैं। ओके सड़क का ऊपर उसका हराना बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी सड़क का लीडर है, तो जी सड़क में उसका लड़ाई जो है, वो बोला है ना सीधे सड़क पे लड़िए, जी फायदा तो उनका हो ही गया पॉलिटिकली। ओके ओके, एक मुद्दा मिल गया। शीतल जी और प्रसून दास दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बंगाल को समझते हैं। शीतल सिंह ने कहा कि चाहे गवर्नर हो राजभवन में बैठे हुए, या फिर इलेक्शन कमीशन हो, या फिर एजेंसियां हो, या फिर एसआईआर की एक्सरसाइज, सारा का सारा फोकस किसी तरह से ममता के वोट को डैमेज करना। और आज जिस तरह से डेटा चोरी, इलेक्शन डेटा को चुराने की ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में छापा मारा, कहीं ना कहीं इलेक्शन डेटा को भी हाथ से लाना चाह रहे थे। और प्रसून दा ने कहा कि ये जो इलेक्शन डेटा की चोरी, पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो विधानसभा का हो, ईडी ने इलेक्शन डेटा चुराने के लिए छापा डाला होगा, ये पहली बार है। और इसीलिए शीतल सिंह ने कहा न्यू लो, बट दादा कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन डेटा चोरी है, ममता बनर्जी को एक नया मुद्दा मिल गया। और वो स्ट्रीट फाइटर है, सड़कों पर उतर के लड़ती हैं, और इस वक्त भी वो सड़क पर ही हैं, अनशन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल भाई, आप आए इस प्रोग्राम में। और प्रसून दा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।